हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तो काफी कुछ हमारा कवर हो चुका है। जैसे नाइन्थ क्लास के हमारे दो चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, सीबीएसई बेस्ड, और हमारा आईसीएसई बेस्ड भी उसमें पोर्शन कवर हो रहा है। तो आज हम एक ऐसी यूनिट या चैप्टर कह सकते हैं जो शुरू करने जा रहे हैं, जो आपका टेंथ क्लास और ट्वेल्थ क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिस चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स। गॉट इट? तो ये चैप्टर हमारा क्लास 10th आईसीएसई, क्लास 10th सीबीएसई, एज वेल एज क्लास 12th फॉर बोथ ऑफ दी सेक्शंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए चैप्टर हेरिडिटी जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है? बेसिकली जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स इन द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। कहने का मतलब ये है कि जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में जानते हैं, एंड व्हाट इज द टर्म रिलेटेड टू हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हम टर्म्स को क्लैरिफाई कर देंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या टर्म्स आने वाली हैं जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जिससे कि आपको उस चैप्टर को पढ़ते हुए कोई दिक्कत ना हो। जब भी हम उस टर्म्स के सामने आए, वो टर्म्स हमारे सामने आए, तो हम ये देखें कि हाँ, हमें ये टर्म्स क्लियर हैं, हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? क्योंकि टर्म्स क्लियर नहीं होंगी तो आप कैसे समझ पाएंगे कि बुक क्या कहना चाह रही है, बुक में क्या लिखा है। और हमेशा कोशिश करें कि बुक रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। ठीक है, चलिए। तो एक छोटी सी बात है कि अगर हम किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ स्टार्ट करते हैं तो उसकी लाइफ स्टार्ट होती है एक जाइगोट से। और ये हमें पता ही है कि जाइगोट जो है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलकर जाइगोट को बना। ठीक है? तो आप ये कह सकते हैं कि जाइगोट अगर 100% है तो उसमें 50% पोर्शन इज फ्रॉम मेल एंड 50% पोर्शन इज फ्रॉम फीमेल। ये आप लोग जानते भी होंगे, शायद आपने पढ़ा भी होगा कि अगर हम बात कर रहे हैं मेल या फीमेल की, तो क्रोमोसोम से हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा सेक्स क्रोमोसोम है। एक्स एक्स है तो फीमेल होता है, ठीक है, और एक्स वाई होता है तो मेल होता है। चलिए, तो अब एक छोटी सी बात है कि जो गैमीट है, गैमीट इज अ सेल। गैमीट क्या है? एक सेल है। और अगर एक सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर क्या जो मेन चीज होती है वो होती है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। तो यानी कि ये जेनेटिक मटेरियल जो है यही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इस जाइगोट को डिटरमाइन करने के लिए कि आगे चल के ये जाइगोट क्या क्या शेप ले सकता है, क्या क्या स्ट्रक्चर बना सकता है। कहने का मतलब ये है कि आगे चल के ये जाइगोट कैसे अपने आप को उतारता है। ठीक है? यानी कि आप ऐसा समझे कि भाई आज आप बैठे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं जाइगोट में स्टोर्ड थी, यानी कि सेल के अंदर स्टोर्ड थी। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही आपका प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि आप जो बने हैं वो उस इंफॉर्मेशन के स्टोरेज की वजह से बने। अब वो इंफॉर्मेशन किसने स्टोर कर रखी थी? हमारे जेनेटिक मटेरियल ने। वो इंफॉर्मेशन किसने स्टोर कर रखी है? जेनेटिक मटेरियल। और हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए, विच स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है? इट इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगर स्ट्रक्चर की बात करें आप डीएनए की, तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। आगे की वीडियो में पढ़ाएंगे इसको भी, है ना? ये देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल हेलिकल। आप दो स्ट्रैंड्स देख रहे हैं, और यहाँ पर जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड। जो बेसिक यूनिट है वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड। और एक से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है, एक चेन बनाता है। और ऐसे ही दूसरी चेन भी हमारी न्यूक्लियोटाइड के ज्वाइनिंग से ही होती है। इसके लिए अलग से वीडियो डालेंगे हम, जिसमें पूरा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम जेनेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो डीएनए क्या करता है? पैक्ड फॉर्म में अवेलेबल रहता है। डीएनए किस फॉर्म में अवेलेबल रहता है? पैक्ड फॉर्म में, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स।
नोन एज हिस्टोन। ठीक है, एक हिस्टोन नाम का प्रोटीन है जिसकी मदद से डीएनए पैक होकर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, और उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं, देखिए क्या देख पा रहे हैं हम कि यहां पर ये डीएनए है, और ज्यादा पैकिंग हुई तो आप हिस्टोन के साथ, है ना, ये हिस्टोन प्रोटीन है, और ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर रहता है, इसके ऊपर ऐसे कॉइलिंग हो जाती है इसकी, तो और ज्यादा पैकिंग हो गई, कॉइलिंग हो गई, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है? न्यूक्लियोसोम्स का। न्यूक्लियोसोम्स और ज्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं तो फाइनली एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या है? क्रोमोसोम एक पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है। ठीक है, डीएनए की पैक्ड फॉर्म। ठीक है, डीएनए की पैक्ड फॉर्म। अब यहीं पर मैं एक छोटी सी टर्म आपको और डिफाइन कर देता हूं, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। एक छोटी सी टर्म आती है जीन। तो जीन क्या होता है? बेसिकली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि मान लीजिए ये मेरा लेंथ वाइज डीएनए है, तो इसका छोटा सा कोई सा भी टुकड़ा जीन कहला सकता है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, है ना। अगर इसको इस फॉर्म में देखूं, लीनियर फॉर्म में, मान लो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, तो ये टुकड़ा यहां से यहां तक का जीन है, यहां से यहां तक का टुकड़ा ये क्या कह सकता हूं? इसको जीन कह सकता हूं। ठीक है, तो जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, एंड जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जो जीन है वही हमारी बेसिक यूनिट है हेरिडिटी की। तो आप यहां पर अभी आपने डायग्राम में देखा कि जो सेल है, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम की फॉर्म में, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम की फॉर्म में क्या पाया जा रहा है? डीएनए पाया जा रहा है पैक्ड फॉर्म। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्रोमोसोम ही हमारा क्या हो गया? इंफॉर्मेशन का कैरियर हो गया। क्रोमोसोम क्या हो गया? इंफॉर्मेशन का कैरियर हो गया, क्योंकि क्रोमोसोम ही तो आए हैं। एक सेल यानी कि मेल गैमीट और दूसरा सेल यानी कि फीमेल गैमीट, जब दोनों फ्यूज हुए तो क्या बना? जाइगोट बना। और ये दोनों सेल अपने अंदर क्या लेकर आ रहे हैं? क्रोमोसोम्स लेकर आ रहे हैं। तो क्रोमोसोम इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि क्रोमोसोम क्या है? हमारा कैरियर है किसका? जेनेटिक इन्फो का। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है उसका कैरियर कौन है? क्रोमोसोम है। और अगर बेसिक यूनिट की बात करें, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी या जेनेटिक्स, तो बेसिक यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक यूनिट हमारी कौन है? जीन है। ठीक है, एंड जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स हमें समझ में आ गया है कि जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो अपने ही जैसा एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि अगर देयर इज अ रिप्रोडक्शन बिटवीन डॉग्स, तो जो नई प्रोजेनी फॉर्म हो रही है वो डॉग ही तो फॉर्म होगा इंस्टीड ऑफ अ कैट। कोई कैट तो वहां पर फॉर्म नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है कि क्या बनना है, किस चीज का फॉर्मेशन होना है, कैसे इंफॉर्मेशन जानी है, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं? जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दो टर्म्स आती है हमारी जेनेटिक्स में, एक आती है हमारी हेरिडिटी। सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी आपको, और हेरिडिटी से ही को रिलेट करती है इनहेरिटेंस। वैसे थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आप दोनों को एक जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या होता है? बेसिकली ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, तो हेरिडिटी एक ब्रॉडर टर्म है जो बहुत ज्यादा अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है, और ये जो प्रॉपर मैंने यहां पर लिखा है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसको डिफाइन करता है इनहेरिटेंस। तो बेसिकली इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? करेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना, ट्रांसमिशन होना ही हमारा क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है, या फिर हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, तो हेरिडिटी इज अ ब्रॉडर टर्म। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स ए एंड बी, ठीक है, और इनसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है सी, है ना।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि देयर इज नो क्लियर और कंप्लीट सिमिलैरिटी बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि जैसा पेरेंट है वैसा ही तो ऑफस्प्रिंग नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, और वही चेंजेस हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएशंस। जो चेंजेस आप देख रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के बीच में, वही चेंजेस क्या कहला रहे हैं, वेरिएशंस कहला रहे हैं। यानी कि आप अपने फादर या मदर जैसे दिखते हैं बट यू आर नॉट अ कंप्लीट कॉपी ऑफ देम, आप बिल्कुल कॉपी नहीं है उनकी। जैसे हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसमें कंप्लीट कॉपी बनती है, तो वहां पर हम टर्म का इस्तेमाल कर देते हैं क्लोन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम किस टर्म का इस्तेमाल कर देते हैं, क्लोन। और अभी हमने मियोसिस पढ़ा है, और मियोसिस में हमने जाना था कि हमारे मियोसिस में जो हमारा मियोसिस 1 था, उसमें एक स्टेज आई थी जिसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। तो ये जो कंसेप्ट था रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर का, इसी की वजह से आपको क्या देखने के लिए मिलता है, वेरिएशंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो हमारे सामने 2-3 टर्म्स क्लियर हो गई हैं, यानी कि जेनेटिक्स क्लियर हो गया है हमें, उसके बाद क्या कह सकते हैं, हेरिडिटी क्लियर हो गया है, उसके बाद हमारा वेरिएशंस क्लियर हो गया है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात ये समझ आ रही है कि जितना भी आपके अंदर क्रोमोजोम है, ठीक है, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, ह्यूमन ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, एक सेल में, हर सेल में हमारा 46 क्रोमोसोम होता है, जिसमें से जो हमारे 44 होते हैं, यानी कि 22 पेयर, ठीक है, जो 22 पेयर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोजोम्स। और जो सिंगल पेयर है वो कहलाता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहला रहा है, सेक्स क्रोमोसोम कहला रहा है। ठीक है, जैसे कि हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर एक फीमेल को डिफाइन करें तो 22 प्लस एक्स एक्स यानी कि 22-23, है ना, 44-45 और 46, तो ये क्या होता है, फीमेल होती है। और 22 प्लस एक्स वाई के केस में क्या होता है, हमारा मेल होता है। चलिए, तो क्रोमोसोम ही हमारा ट्रांसमिशन करा रहा है कैरेक्टर्स का, और क्रोमोसोम भी कहीं ना कहीं क्या है, डीएनए है। तो क्रोमोसोम के ऊपर क्या कैरी कर रहा है, जीन कैरी कर रहा है ना। जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम तो नहीं कह सकते, जीन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, जीन भी क्रोमोसोम का ही पार्ट है, क्योंकि क्रोमोसोम किससे मिलकर बन रहा है, डीएनए से मिलकर बन रहा है, और जीन क्या है, डीएनए का सेगमेंट है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, तो यहां से यहां तक का जो सेगमेंट है वो भी जीन है, यहां से यहां तक का जो सेगमेंट है वो भी जीन है, ये भी जीन है, यानी कि हर छोटा सेगमेंट जो किसी भी करेक्टर के लिए क्या कर रहा है, कोड कर रहा है, किसी भी करेक्टर के लिए क्या कर रहा है, कोड कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, जीन बोल देंगे। ठीक है, चलिए, तो जो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, टोटल कंपोजिशन होता है जीन्स का किसी भी क्रोमोसोम में, वो कहलाता है उस इंडिविजुअल का जीनोटाइप। ठीक है, तो व्हाट इज जीनोटाइप, टोटल कॉम्पोजिशन ऑफ जीन्स, यानी कि क्रोमोसोम्स में कैसे जीन्स प्रेजेंट हैं, क्या उनकी पोजीशन है, क्या वो कर रहे हैं, किसके लिए कोड कर रहे हैं, तो वो टोटल कंपोजिशन जो होता है जीन का, वो क्या कहलाता है, जीनोटाइप, यानी कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कैरेक्टर। ठीक है, चलिए, इसी से टर्म रिलेट करती है हमारी फिनोटाइप। मान लीजिए ये जीन किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेके चल रहा है, अब वो कोई भी चीज है, कोई भी आपकी बॉडी का फीचर हो सकता है ना, तो आप जब उस फीचर को देख रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि उस फीचर का फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, उसका फिजिकल अपीयरेंस, किसी जीन का फिजिकल अपीयरेंस जो आपको ऑब्जर्व हो रहा है, वो कहलाता है उसका फिनोटाइप। ठीक है, किसी भी जीन का फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ जीन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ करेक्टर, इन द फॉर्म ऑफ करेक्टर। ठीक है, अभी पढ़ेंगे इस टर्म को भी, करेक्टर क्या है। ठीक है, चलिए, दो टर्म क्लियर हो गई है, पहली टर्म मैं टर्म गिनाता चलूंगा कितनी क्लियर हो जाएंगी हमें, दूसरी टर्म। चलिए, तीसरी टर्म आती है हमारे सामने, करेक्टर। ठीक है, तो करेक्टर क्या है, बेसिकली करेक्टर क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे मैं कहूं हाइट,
तो हाइट क्या है, करेक्टर है। कलर ऑफ आई, ठीक है, आंख का कलर, या फिर हेयर, है ना, स्किन, ये क्या है, करेक्टर है, जिससे कि आप किसी को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये उसके क्या है, करेक्टर्स है। अब हर करेक्टर की एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है। मान लीजिए मैं हाइट की बात करूं तो आप कहेंगे कि हाइट टॉल भी है और ड्वार्फ भी है, जिसको हम स्मॉल बोलते हैं, ठीक है। कलर ऑफ आई ब्लैक भी है, या ब्राउन भी है, या ब्लू भी है ना। कलर ऑफ हेयर ब्लैक भी है या ब्राउन भी है। कलर ऑफ स्किन लाइट यानी कि वाइट, ठीक है, या फिर थोड़ा सा डार्क है। तो ये सारे क्या हैं, ऑल्टरनेट्स हैं किसके, किसी भी करेक्टर के, और करेक्टर का ऑल्टरनेट ही आपका क्या कहलाता है, ट्रेट कहलाता है, ठीक है। ये सब समझेंगे तभी आपको आगे का चैप्टर समझ आएगा कि ट्रेट क्या कहलाता है। इट इज अ ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ करेक्टर, ठीक है। ट्रेट इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ करेक्टर, ठीक है। चलिए, अब करेक्टर को कौन डिफाइन कर रहा है, करेक्टर को कौन डिफाइन कर रहा है, भाई एक करेक्टर है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है कि वो क्या होने वाला है, तो जीन ही तो कंट्रोल कर रहा है किसी भी करेक्टर को। तो ऐसे ही करेक्टर की ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, ट्रेट है, तो जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या होगी, एलील। द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम का जब होमोलोगस पेयर बनता है, तो अगर एक करेक्टर यहाँ इस पोजीशन पर है तो दूसरा करेक्टर सेम पोजीशन पर यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये उसकी पोजीशन कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी, पोजीशन कहलाएगी, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलील। तो एलील इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म, ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को तभी आपको सारी टर्म्स क्लियर हो पाएंगे, फॉर्म ऑफ अ जीन, ठीक है। एलील क्या है, किसी भी जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, और करेक्टर क्या है, जो जीन कंट्रोल कर रहा है, और एलील क्या है, ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है। दोनों चीजें बस साइंटिफिक नाम अदल बदल हो गई है कि भाई करेक्टर को कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन, तो करेक्टर की ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, ट्रेट। ट्रेट को कौन कंट्रोल कर रहा है, एलील, तो जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या हो गई, अलील हो गई, ठीक है। चलिए, अब एक टर्म आती है हमारे सामने, हाइब्रिड, आपने सुनी भी होगी, जब हम किसी भी दो चीजों को मिक्स कर देते हैं, है ना, तो एक नई चीज बनकर आती है, और उसी नई चीज को हम क्या बोल रहे हैं, मिक्सचर या फिर हाइब्रिड, ठीक है। मान लीजिए मैंने दो प्योर वैरायटीज ली, ठीक है, सब आएगा आपको समझ में, और इससे एक नई वैरायटी ये बनकर आ रही है, तो ये क्या कहलाएगी, मेरी हाइब्रिड वैरायटी, क्या कहलाएगी, हाइब्रिड वैरायटी, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं ठीक है, हाइब्रिड के बाद बात करते हैं, हमारी टर्म आती है डोमिनेंट। तो डोमिनेंट का मतलब आप खुद ही समझते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, द जीन विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, ठीक है। जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो जीन क्या कहला रहा है, डोमिनेंट कहला रहा है, विद द इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर जीन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं विद इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील। क्या, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक टॉल प्लांट को मैं क्रॉस करा रहा हूं ड्वार्फ प्लांट से, और जो मेरे सारे के सारे प्लांट कैसे आ रहे हैं, टॉल आ रहे हैं। तो ड्वार्फ तो नहीं आ रहा है, सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, टॉल आ रहे हैं। इसका मतलब टॉल वाली कंडीशन कैसी है, डोमिनेंट है। जो टॉल वाला जीन है, जो जीन टॉलनेस को कंट्रोल कर रहा है वो कैसा है, डोमिनेंट है। और जो जीन ड्वार्फनेस को कंट्रोल कर रहा है वो क्या कहला देंगे, रिसेसिव। वो जीन क्या कहलाएगा, रिसेसिव कहलाएगा, ठीक है। वो जीन कैसा है, रिसेसिव है, ठीक है। तो जो अपने आप को शो कर रहा है वो डोमिनेंट, और जो अपने आप को शो नहीं कर रहा है वो रिसेसिव है, ठीक है। अब कंडीशन दो बनती है यहां पर। मैंने कहा कि कोई भी जीन अपने आप को एलील की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, और एलील कितने प्रेजेंट होते हैं, दो। कितने प्रेजेंट होते हैं, दो। तो अगर मैं कहूं कि ये जो आपको दिख रहा है यहां पर, ये किसके लिए जीन लिखा हुआ है, टॉलनेस के लिए, तो टॉलनेस इज अ करेक्टर, ठीक है।
टॉनलेस क्या हो गया, करेक्टर हो गया। ये क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया। अब मान लीजिए ये दोनों एलील सिमिलर हैं, अगर दोनों एलील एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो कंडीशन कहलाई जाती है होमोजाइगस। क्या कंडीशन कहलाती है, होमोजाइगस। और अगर ये दोनों अलग अलग हैं एलील तो कंडीशन क्या कहलाती है, हेट्रोजाइगस। और अगर सिंगल प्रेजेंट है, जैसे हमारे मेल्स में क्या पाया जा रहा है, एक्स के साथ सिंगल वाई पाया जा रहा है ना, तो सिंगल है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेमीजाइगस। इस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं, हेमीजाइगस बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, होमोजाइगस, ये क्या है, हेट्रोजाइगस। तो रिसेसिव वाला अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस में शो कर सकता है, जबकि जो डोमिनेंट जीन है वो अपने आप को दोनों कंडीशन में शो करेगा, होमोजाइगस भी और हेट्रोजाइगस भी। वो रिसेसिव वाले को ऊपर नहीं आने देगा। ठीक है, चलिए अब ये दोनों एलील अगर सेम है तो ये कंडीशन कहलाती है प्योर, और अगर अलग अलग है तो ये कहलाती है इम्प्योर या फिर हाइब्रिड। ठीक है, क्या कहलाती है, इम्प्योर कहलाती है या फिर हाइब्रिड कहलाती है। चलिए नेक्स्ट आता है आपके सामने, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारे सामने आएगा कि मेंडल जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाता है, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, जो ग्रेगर मेंडल है उसको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो उसने क्या किए थे, क्रॉसेस किए थे, हाइब्रिडाइजेशन किया था। तो जो क्रॉस किया था उसने, एक क्रॉस का नाम था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आगे भी बताऊंगा, बट थोड़ा सा जब टर्म्स की बात चल रही है तो हम टर्म्स को क्लियर कर दे रहे हैं जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना आए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब वो क्रॉस होता है जिसमें हम सिंगल करेक्टर लेकर क्रॉस कराते हैं, जिसमें हम सिंगल करेक्टर लेकर, मोनो, मोनो से याद रखेंगे सिंगल। और डाई हाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें हम दो करेक्टर लेकर क्रॉस कराते हैं, है ना, दो करेक्टर को स्टडी करके क्रॉस कराते हैं, तो ये डाई हाइब्रिड हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगर एक ही टाइप के गैमेट्स बनते हैं जैसे एक्स एक्स तो कंडीशन कहलाती है होमोगेमेटिक, है ना, और दो तरीके के बन रहे हैं जैसे एक्स वाई तो कंडीशन कहलाती है हेट्रोगेमेटिक। ये सब टर्म्स याद रख लेना। और लास्ट टर्म्स आती है हमारी म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजेस। ठीक है, म्यूटेशंस का मतलब होता है सडन चेंज। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सडन चेंज इन द जीन, जिससे कि किस पे इंपैक्ट पड़ेगा, इसके एक्सप्रेशन पर, जीन के एक्सप्रेशन पर इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे कि आने वाले ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, फिनोटाइप। और मैंने वेरिएशंस के बारे में आपको बता ही दिया था, तो सारी टर्म्स एक बार फिर से मैं रिवाइंड अप करा देता हूँ, क्लियर हो गई है हमारी। ठीक है, चलिए, तो ये वेरिएशंस, जेनेटिक मटेरियल, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, और अनदर इम्पोर्टेंट थिंग देख सकते हैं आप इसमें, है ना, कुछ मिस हो रहा है तो आप उसमें यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, ये मैंने इसको फोटो को हटा दिया। ठीक है, उसके बाद ये वाला फोटो की भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, इसको समझें, क्योंकि अगली वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो आपको बहुत इजीली समझ आने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।